अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज का रूटीन चल रहा होता है, काम भी हो रहा होता है, लेकिन दिल के अंदर एक सवाल होता है, क्या बस यही जिंदगी है? इकिगाई इसी कंफ्यूजन का जवाब है। ये ऑडियो बुक बताती है क्यों जापानीज लोग ज्यादा खुश और ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं और कैसे आप भी अपनी डेली लाइफ में सुकून और तसल्ली ला सकते हो। बस एंड तक सुनना। हम सब कभी ना कभी ये महसूस करते हैं कि जिंदगी एक ही दायरे में घूम रही है। हाँ बिल्कुल, सुबह उठना, काम, फिर सो जाना। और इस रूटीन के बीच में ना एक अजीब सा खालीपन रहता है, एक सवाल कि इस सब का आखिर मतलब क्या है। सही। और ये एहसास सिर्फ हमारा नहीं है। इस किताब के जो ऑथर्स हैं, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस, उन्होंने भी इंसानी फितरत के इसी पहलू को बहुत गहराई से देखा। अच्छा। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में एक पैशन और एक पर्पस के साथ जीते हैं, जबकि दूसरे हमेशा उलझन में रहते हैं। एग्जैक्टली और इसी तलाश में वो जापान पहुंचे, जहां उन्हें एक लफ्ज मिला, इकिगाई। इकिगाई, इसका मोटा मोटा मतलब हमेशा मसरूफ रहने की खुशी जैसा कुछ है ना? हाँ, लेकिन ये सिर्फ बिजी रहना नहीं है। ये एक ऐसी मसरूफियत है जो आपकी जिंदगी को मायने देती है, एक पर्पस देती है। तो पहला सवाल तो यही आता है कि क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ लंबा जीना है? ऑथर्स ने इसका जवाब जापान के एक शहर ओकिनावा में ढूंढा। हाँ, वहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग रहते हैं। लेकिन उनकी लंबी उम्र का राज, वो कहते हैं, सिर्फ अच्छी डाइट या मौसम नहीं है। तो फिर क्या है? वहाँ एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, इचारीबा चौड़े। इचारीबा चौड़े। इसका मतलब है हर किसी से भाई जैसा सुलूक करो, भले आप उन्हें पहली बार ही क्यों ना मिल रहे हो। कम्युनिटी का एहसास। ये चीज हमारी जिंदगी के खालीपन को शायद भर सकती है। हम तो अक्सर सैलरी, प्रमोशन, मुकाबले में इतना खो जाते हैं के आसपास के रिश्तों को भूल जाते हैं। बिल्कुल। सही। ओकिनावा के लोग युईमारू या टीम वर्क पर यकीन रखते हैं। एक दूसरे की मदद करना उनकी जिंदगी का हिस्सा है। और इस चीज को उन्होंने फॉर्मलाइज भी किया है ना, एक सिस्टम के जरिए। हाँ, उनका सोशल सपोर्ट सिस्टम, जिसे वो मुआई कहते हैं। मुआए, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये दोस्तों का एक ग्रुप होता है। ठीक। सिर्फ दोस्तों का ग्रुप नहीं, ये एक तरह से एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। 5-6 दोस्तों का एक ग्रुप बनता है बचपन में, अच्छा। जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाता है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। तो ये एक सोशल सेफ्टी नेट की तरह है। अगर किसी को जैसे फाइनेंशियल जरूरत पड़े तो ग्रुप की सेविंग से उसे मदद मिलती है। कोई बीमार हो तो पूरा ग्रुप उसकी देखभाल करता है। मतलब आप कभी अकेले नहीं हैं। कभी नहीं। ये एहसास के गिरने पर आपको संभालने के लिए एक पूरी कम्युनिटी है, ये आपकी आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म कर देता है। ये रियलाइजेशन तो बहुत बड़ा है कि असली खुशी अकेले कामयाबी हासिल करने में नहीं, बल्कि लोगों से जुड़कर जीने में है। बिल्कुल। अच्छा, तो इस कम्युनिटी का हिस्सा रहने के लिए एक्टिव भी रहना पड़ता है, और यहीं पर रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। हमारे कल्चर में तो रिटायरमेंट को जिंदगी का आखिरी स्टेशन समझा जाता है। बिल्कुल, कि बस अब आराम करना है। लेकिन जापानीज कल्चर में रिटायरमेंट का वो मतलब ही नहीं है। वहाँ कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसका मतलब हो हमेशा के लिए काम छोड़ देना। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि मरते दम तक काम करना पड़ेगा? ये थोड़ा डिप्रेसिंग नहीं लगता? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब काम की डेफिनेशन में छुपा है। किताब ये नहीं कहती कि आप वही 9 to 5 जॉब करते रहें जिसे आप पसंद नहीं करते। सही। उनके लिए काम वो चीज है जो उनका इकिगाई है, वो काम जो उन्हें खुशी देता है। एक माली 90 साल की उम्र में भी अपने बगीचे में काम करना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो उसे बोझ नहीं समझता। वो उसकी खुशी है। वो उसकी खुशी है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप वो काम कर रहे हो जिसे आप पसंद करते हैं, जो आपको हर सुबह उठने की वजह दे, तो आप उसे छोड़ना ही क्यों चाहेंगे? एग्जैक्टली। हम तो जॉब से इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि वो अक्सर हमारे अपने इकिगाई का नहीं, बल्कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का नतीजा होती हैं। तो ये पर्पस का एहसास आपको हमेशा जवान और एक्टिव रखता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सिर्फ जिस्म का साथ देना काफी नहीं होगा। दिमाग का क्या? वो भी तो थक जाता है, रूटीन का आदी हो जाता है। और यही इस फलसफे का तीसरा ख्याल है, ज़हनी वर्जिश। हम अक्सर जिस्मानी सेहत पर फोकस करते हैं,
और ज़हनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, एक पुरानी कहावत है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। सही। जब हमारा दिमाग नए चैलेंजेस लेना बंद कर देता है और रूटीन का आदी हो जाता है, तो वो ऑटो पायलट पर चला जाता है। ऑटो पायलट, जैसे सुबह ऑफिस जाते हुए रास्ता सोचना नहीं पड़ता। हाँ, ये आसानी तो देता है, लेकिन इसकी एक कीमत है, हमारे न्यूरॉन्स को कमजोर कर देता है। तो ज़हनी तौर पर जवान रहने का मतलब है रोज कुछ नया सीखना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बिल्कुल, नई चीजें ट्राई करना, इससे दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं और वो एक्टिव रहता है। तो रियलाइजेशन ये है कि जिस्म की उम्र तब तेजी से बढ़ती है जब हमारा दिमाग सीखना और बदलना छोड़ देता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमने कम्युनिटी, पर्पस और ज़हनी सेहत की बात की, लेकिन इन सब चीज़ों को अंडरमाइन करने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी है, स्ट्रेस। आजकल की जिंदगी का जो सबसे बड़ा मसला है। हाँ, जॉब का प्रेशर, डेडलाइंस, सोशल मीडिया का मुकाबला। और ये स्ट्रेस हमारे जिस्म पर आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। रिसर्च बताती है कि मुसलसल स्ट्रेस हमारे सेल्स को तेजी से बूढ़ा करता है। हमारा जिस्म हर छोटी नोटिफिकेशन या ईमेल को एक खतरा समझता है। बिल्कुल, एक शेर की तरह जो हमेशा सामने खड़ा है। यहाँ पर एक सटल चीज़ होती है ना, हाँ, कि हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता। सही। थोड़ा सा स्ट्रेस जो किसी चैलेंज को पूरा करने से आता है, वो अच्छा है, वो हमें फोकस्ड रखता है। मोटिवेटेड रखता है। हाँ, मसला वो स्ट्रेस है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, क्रॉनिक स्ट्रेस। तो इससे बचने का तरीका क्या है? भागना तो नहीं है। भागना नहीं, उसे मैनेज करना सीखना है। इसके लिए माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस यानी अपने ख्यालों और एहसासात को बगैर जज किए महसूस करना। हाँ, मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, ये सब इसमें मदद करते हैं। तो जिंदगी में सुकून चैलेंजेस के ना होने का नाम नहीं। बल्कि उनके बीच रहते हुए पुरसुकून रहने का नाम है। वाह। अच्छा, अब आते हैं जिस्म पर। रोज की छोटी आदतें। हाँ, और ये शायद सबसे अहम हिस्सा है कि बड़ी तब्दीली छोटी छोटी आदतों से आती है। जैसे पहली चीज, कम हरकत ज्यादा नुकसान। दिन भर कुर्सी पर बैठे रहना सिर्फ मोटापा नहीं लाता। ये हमारे अंदरूनी सिस्टम को कमजोर करता है। बिल्कुल, ओकिनावन सख्त वर्जिश नहीं करते, वो बस चलते हैं, गार्डनिंग करते हैं। हमेशा हरकत में रहते हैं। हमेशा हरकत में रहते हैं। दूसरी आदत उनकी ग़िज़ा से मुताल्लिक है। हरा हचीबू। सही, अपना पेट सिर्फ 80% भरो। जब आपको लगे कि पेट भरने लगा है, तब खाना रोक दें। ये ओवर ईटिंग से बचाता है और डाइजेशन सिस्टम पर बोझ कम करता है। और आपकी एनर्जी और उम्र दोनों बढ़ा सकता है। और आखिरी आदत, सुकून की नींद। बहुत ज़रूरी है। नींद में हमारा जिस्म मेलेटोनिन हार्मोन बनाता है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जो हमें जवान रखता है। हाँ, और स्ट्रेस, कैफीन, लेट नाइट स्क्रीन टाइम, ये सब इस प्रोसेस को खराब करते हैं। इसीलिए 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। तो इन सब बातों का खुलासा ओगीमी गांव में मिलता है। जब ऑथर्स वहां एक 100 साल की खातून से मिले तो वो एक गीत गुनगुना रही थीं। अच्छा। उस गीत का खुलासा मतलब कुछ यूं था कि सेहतमंद और लंबी जिंदगी के लिए हर चीज थोड़ी थोड़ी खाओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो और वॉक पर जाओ। सिंपल। हर दिन सुकून से जियो और सफर का मजा लो। अपने सब दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहो। कम्युनिटी वाली बात। हाँ, और फिर आखिरी लाइन, इस बात से परेशान मत हो कि तुम्हारी उंगलियां कितनी बूढ़ी हो गई हैं। अगर तुम अपनी उंगलियों से काम करते हुए हरकत में रहोगे तो 100 साल भी तुम तक आ जाएंगे। ये आखिरी लाइन। उंगलियों से काम करते हुए हरकत में रहना, ये सिर्फ फिजिकल हरकत नहीं है ना? नहीं, ये अपने इकिगाई, अपने पैशन में मशगूल रहने का इशारा है। एक ऐसी मसरूफियत जो आपको जिंदा रखती है। हाँ, जो आपकी उम्र को भुला देती है। अब सोचिए, अगर आज किसी से पूछा जाए कि उनकी उंगलियों ने दिन भर क्या काम किया है, तो शायद ज्यादातर का जवाब होगा कि उन्होंने स्क्रीन पर स्क्रॉल किया है। तो सोचने की बात ये है कि क्या ये वो हरकत है, वो मसरूफियत है जो हमें 100 साल तक खुशी से ले जा सकती है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर हम अपना इकिगाई ढूंढ भी लें, तो क्या हमारी मॉडर्न सोसाइटी जो प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ पर चलती है, वो हमें उसे जीने की इजाजत देगी? ये एक सवाल है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। चले बात शुरू करते हैं उस बुनियादी इंसानी सवाल से जो
कभी न कभी हम सबको परेशान करता है कि जीने की वजह क्या है। और इस सफ़र में हम एक ऐसी थेरेपी से गुजरेंगे जो माजी को खोदने के बजाय मुस्तकबिल में मकसद तलाश करती है। हम उस हालत को समझेंगे जब वक्त बिल्कुल रुक सा जाता है। और ये सफ़र विक्टर फ्रैंकल के कंसंट्रेशन कैंप के तजुर्बों से शुरू होता है, जहाँ से लोगोथेरेपी ने जन्म लिया, यानी मानी या मीनिंग के जरिए इलाज। फिर हम जापान चलेंगे, जहाँ मोरिटा थेरेपी हमें सिखाएगी कि मुश्किल एहसासात के बावजूद आगे कैसे बढ़ा जाए। और फिर फ्लो का कॉन्सेप्ट, सही, जो हमें बताएगा कि जिंदगी का असल लुत्फ मंजिल में नहीं है, बल्कि उस सफ़र में है। हाँ, उस सफ़र में है जिसे हम पूरी तवज्जो से तय करते हैं। आज की गुफ्तगू का मकसद यही समझना है कि अपने इकिगाई को ढूंढकर, यानी जीने की वजह, बिल्कुल, और उस काम में फ्लो हासिल करके एक लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। विक्टर फ्रैंकल के बारे में पढ़ करना सबसे अजीब चीज मुझे ये लगी कि वो अपने मरीजों से अक्सर एक बहुत सीधा सा लेकिन गहरा सवाल पूछते थे, आप खुदकुशी क्यों नहीं करते? अजीब सवाल है सुनने में। बहुत। लेकिन इस सवाल का जवाब ही उनकी पूरी थेरेपी की बुनियाद था। ये उस दौर की साइको एनालिसिस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल। जहां मरीज काउच पर लेटकर अपने माजी के बारे में बात करता है, लोगोथेरेपी में तो मरीज सीधा बैठकर मुस्तकबिल की तरफ देखता है। सही। और ये सिर्फ बैठने के अंदाज का फ़र्क नहीं है, ये पूरी फ़िलॉसफ़ी का फ़र्क है। देखें, साइको एनालिसिस का फोकस है प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब खुशी हासिल करना, तकलीफ से बचना, जबकि लोगोथेरेपी का जो मरकज़ी ख्याल है वो है विल टू मीनिंग, यानी मकसद की तलाश। तो फ्रैंकल ये कह रहे थे कि अगर पर्पस ना हो तो प्लेजर खोखला महसूस होता है। बिल्कुल यही उनका नुक्ता नज़र था कि आप थोड़ी देर के लिए लुत्फानंदोज हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा मकसद ना हो तो वो खुशी टेम्परेरी है। हाँ, टेम्पररी है। इसीलिए वो इस एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन को कोई बीमारी नहीं समझते थे, अच्छा, बल्कि एक पॉजिटिव चीज़, एक इशारा कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। इसे संडे न्यूरोसिस भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल। जब हफ्ते भर की मसरूफियत के बाद इतवार को अचानक अकेले बैठकर इंसान को अपनी जिंदगी का खोखलापन महसूस होता है। फ्रैंकल की प्रैक्टिस से कुछ कहानियां इस नुक्ते को बेहतरीन तरीके से समझाती हैं। एक अमेरिकन डिप्लोमेट था। हाँ, वो जो अपनी नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं था। बिल्कुल, शदीद नफरत करता था। और उसका जो अमेरिकन थेरेपिस्ट था वो सालों तक उसके बचपन और उसके बाप के साथ रिश्ते पे काम करता रहा, जबकि मसला वो था ही नहीं। हाँ ही नहीं। जब वो फ्रैंकल के पास आया तो फ्रैंकल ने चंद सेशंस में ये समझ लिया कि मसला माजी में नहीं है, मसला उसके मुस्तकबिल में था। हाँ, उसके मुस्तकबिल में था। वो असल में एक अलग करियर चाहता था। जैसे ही उसे अपना नया मकसद मिला, उसकी सालों की परेशानी खत्म हो गई। क्योंकि मसला उसके बाप से नफरत नहीं थी, मसला अपनी जिंदगी से नफरत थी। एक और बहुत मशहूर कहानी है एक बूढ़े डॉक्टर की, ओ हाँ, जो अपनी बीवी की मौत के 2 साल बाद भी गहरे डिप्रेशन में थे। फ्रैंकल ने उनसे पूछा, डॉक्टर, अगर आप पहले मर जाते तो क्या होता? डॉक्टर ने दहशत से कहा, मेरी बेचारी बीवी के लिए बहुत बुरा होता, वो बहुत तकलीफ उठाती। फ्रैंकल ने आहिस्ता से जवाब दिया, देखा आपने डॉक्टर, आपने उसे इस सारी तकलीफ से बचा लिया, लेकिन इसकी कीमत आपको उसके बगैर जिंदा रहकर और गम सहकर चुकानी पड़ रही है। वाओ, मतलब इस एक जुमले ने पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। बिल्कुल। उसके दुख को, उसके गम को एक मानी दे दी, एक मकसद दे दिया। जी, उनके दुख का एक पर्पस बन गया था। और वो पुरसुकून होकर वहां से गए। उन्हें जीने की एक वजह मिल गई थी, चाहे वो वजह गम सहना ही क्यों ना हो। बिल्कुल। अजीब बात है कि इससे मिलता जुलता ख्याल यूरोप से इतनी दूर जापान में भी डेवलप हो रहा था, लेकिन एक बिल्कुल अलग एंगल से। आप मोरिता थेरेपी की बात कर रही हैं? हाँ, शोमा मोरिता ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच ली। उनकी थेरेपी कहती है कि अपने एहसासात यानी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश ही मत करो। अच्छा, उन्हें कबूल करो, उन्हें आने और जाने दो। जैसे हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। मतलब गुस्से या दुख को ऑब्जर्व करना तो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है। इसकी एक मिसाल वो ये देते थे कि आप एहसासात को आसमान पर आते जाते बादलों की तरह समझें। आप बादल नहीं हैं, आप आसमान हैं। गुस्से का बादल आता है, थोड़ी देर रहता है और फिर चला जाता है।
मोरेता कहते थे कि एहसास कुछ भी हो, आप अपना काम करते रहें। अच्छा, तो फीलिंग्स को साइड पे रख के काम करते रहो। साइड पे नहीं, उनके साथ। अगर आप दुखी हैं, तो दुख को महसूस करते हुए भी वो काम करें जो आपकी जिम्मेदारी है। इसके 3 बुनियादी उसूल हैं। पहला, अपने एहसासात को कबूल करें, उनसे लड़े नहीं। ठीक है, ये पहला उसूल हुआ। और दूसरा, नहीं। बिल्कुल नहीं, उससे आप और उलझ जाएंगे। और तीसरा और सबसे अहम उसूल, अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करें। तो यहाँ आकर ये थेरेपी फ्रैंकल की लोगोथेरेपी से जुड़ जाती है। जी, अपने इकिगाई को ढूंढें। इकिगाई का जिक्र बहुत होता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ जीने की वजह से कुछ ज्यादा गहरा है ना? बहुत ज्यादा। इकिगाई दरअसल 4 चीजों का संगम है। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां ये 4 दायरे आकर मिलते हैं। पहला, वो काम जो आपको पसंद है, पैशन। ओके। दूसरा, वो काम जिसमें आप माहिर हैं, आपका टैलेंट। तीसरा, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, जिसके लिए पैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें एक ही काम में मिल जाती हैं, तो आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो हमने मकसद ढूंढ लिया, अपना इकिगाई पहचान लिया, लेकिन रोज उस मकसद पे काम करना, स्पेशली जब मुश्किल हो, वो कैसे किया जाए? शायद इसका जवाब उस फीलिंग में छुपा है जिसे हम सब जानते हैं, जब काम काम नहीं लगता है, खेल बन जाता है। बिल्कुल, और उस हालत को साइकोलॉजिस्ट मिहालीज सीक्सिंथ-मिहाली ने फ्लो का नाम दिया है। फ्लो, हाँ। ये वो ऑप्टिमल एक्सपीरियंस है जब हम किसी काम में इतना खो जाते हैं कि वक्त का एहसास नहीं रहता, भूख प्यास भूल जाती है और हमारा वजूद उस काम के साथ एक हो जाता है। हम सब ने फ्लो के बारे में सुना है, लेकिन आजकल की डिजिटल डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में, हाँ, जहां हर 2 मिनट बाद फोन पे नोटिफिकेशन आती है, क्या ये हालत हासिल करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है? यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल हो गया है, और फ्लो हासिल करने के लिए एक स्वीट स्पॉट ढूंढना जरूरी है। स्वीट स्पॉट। जी, ये है चैलेंज और स्किल के दरमियान का तवाजुन। अगर काम आपकी सलाहियत से बहुत आसान हो, तो आप बोर हो जाएंगे। सही। और अगर बहुत मुश्किल हो, तो आप एंग्जाइटी का शिकार होकर हार मान लेंगे। फ्लो उस काम में मिलता है जो आपकी सलाहियत से बस थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो। हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। अगर लेवल बहुत आसान हो तो बोर हो जाते हैं, बिल्कुल। बहुत मुश्किल हो तो कंट्रोलर फेंक देते हैं। फ्लो उस जस्ट राइट लेवल पर मिलता है जहां आपको पूरी तवज्जो लगानी पड़ती है। जैसे हेमिंग्वे ने कहा था, कभी कभी मैं अपनी सलाहियत से बेहतर लिख लेता हूँ। वाह, यही वो लम्हा है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं और फ्लो में दाखिल होते हैं। फ्लो हासिल करने की एक और अहम स्ट्रैटेजी है एक वाज़ेह यानी क्लियर मकसद का होना। लेकिन यहाँ एक बारीक सी लकीर है। MIT मीडिया लैब के डायरेक्टर हैं जॉय ईटो। वो कहते हैं कंपस ओवर मैप्स। कंपस ओवर मैप्स, ये बहुत दिलचस्प बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस के लिए एक डिटेल प्लान होना चाहिए, जी, हर कदम पहले से तय हो, लेकिन यहाँ तो उसके उलट बात हो रही है कि मंजिल पता हो लेकिन रास्ते में थोड़ा भटकने की आज़ादी भी हो। बिल्कुल। मकसद जहन में हो, लेकिन जब काम शुरू करें तो सिर्फ प्रोसेस पर, सिर्फ उस एक कदम पर फोकस करें जो आप अभी ले रहे हैं। एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेस के दौरान मेडल के बारे में नहीं सोच सकता। नहीं सोच सकता, उसे सिर्फ उस लम्हे में जीना होता है। जी, उस एक्शन में फ्लो करना होता है। और सबसे अहम, जो आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है, एक वक्त में सिर्फ एक काम पर तवज्जो देना। मल्टीटास्किंग। हम सब सोचते हैं कि हम इसमें माहिर हैं। और हम सब गलत सोचते हैं। अच्छा। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में हमारा दिमाग वो कर ही नहीं सकता। हम सिर्फ तेजी से टास्क्स के दरमियान स्विच कर रहे होते हैं। टास्क स्विचिंग। जी, इससे वक्त, एनर्जी, प्रोडक्टिविटी सब जाया होता है। हम सोचते हैं कि हम टाइम बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम हर काम को कमतर मियार का कर रहे होते हैं। 1 मिनट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 60% तक कम कर सकती है, जी, और आईक्यू को 10 पॉइंट्स तक। ये तो ऐसा है कि आप दिन में 8 घंटे काम करने के बजाय सिर्फ 3 घंटे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो अचानक मल्टीटास्किंग को बहुत ही अहम मसला बना देता है। हम इस आदत में इतना फंस क्यों गए हैं?
क्योंकि हर नई नोटिफिकेशन, हर नया ईमेल, हर नया टास्क हमारे दिमाग को एक छोटा सा डोपामिन हिट देता है। अच्छा। हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, जबकि हम सिर्फ मसरूफ होते हैं। स्टैनफोर्ड की रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग मल्टीटास्किंग के आदी होते हैं, उनका दिमाग हर स्टिमुलस पर तवज्जो देने के लिए ट्रेन हो जाता है। मतलब जरूरी और गैर जरूरी में फर्क नहीं कर पाता। बिल्कुल, उनके लिए फोकस करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस आदत से निकला कैसे जाए? कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं? कई तरीके हैं। एक तो ये कि सुबह उठने के बाद पहला घंटा और रात सोने से पहले आखिरी घंटा स्क्रीन से दूर रहें। आसान नहीं है पर आजमाया जा सकता है। और काम के वक्त फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखना है या किसी दूसरे कमरे में छोड़ देना। और पोमोडोरो टेक्निक भी बहुत कारआमद है। वो क्या है? एक किचन टाइमर लें, 25 मिनट के लिए सेट करें और उस दौरान सिर्फ एक काम पर फोकस करें। सिर्फ एक काम? जी। जब टाइमर बजे 5 मिनट का ब्रेक लें। ये साइकिल आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि वो एक वक्त में एक चीज पर कंसंट्रेट करे। जापान में फ्लो की बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। वहाँ टकुमी होते हैं जी, आर्टिसंस। जो अपनी पूरी जिंदगी एक हुनर को सीखने में लगा देते हैं। सुना है टोयोटा में आज भी ऐसे आर्टिसंस हैं जो कुछ खास क्रूज हाथ से बनाते हैं। हाँ, क्योंकि कोई मशीन उतनी परफेक्शन नहीं ला सकती। स्टीव जॉब्स भी जापान के आर्टिसन से, खासकर युकियो शकुनागा की पोर्सलाइन आर्ट से बहुत मुतासिर थे। और वो डॉक्यूमेंट्री जीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी, ओ जबरदस्त मिसाल है। सुशी मास्टर जीरो ओनो 80 साल से हर रोज सुशी बना रहे हैं और वो बोर नहीं होते। उनका रेस्टोरेंट भी कितना छोटा सा है। हाँ, सिर्फ 10 सीट का। वो बिजनेस बढ़ाने के बजाय बेहतरीन वर्किंग कंडीशंस को तरजीह देते हैं ताकि वो और उनकी टीम अपने काम में फ्लो हासिल कर सकें। उनके लिए ये रोज का मामूल एक इबादत है। और स्टूडियो किबली के डायरेक्टर हाय मियाजाकी, जी वो आज भी हाथ से ड्राइंग करते हैं। जी। उनके बारे में मशहूर है कि वो अक्सर छुट्टियों में अकेले स्टूडियो में काम करते पाए जाते हैं। रिटायरमेंट के अगले दिन भी वो स्टूडियो आके ड्रॉ करने बैठ गए थे। हाँ, ये तो ऐसा है कि आप मछली से कहें कि पानी में मत जाओ। बिल्कुल। उनके लिए काम सांस लेने जैसा है, वही उनका इकिगाई है। इन सब मिसालों में एक चीज मुश्तरक है, वो अपने काम में इस कदर डूब जाते हैं कि काम और जिंदगी में फर्क नहीं रहता। लेकिन ये सब तो बड़े क्रिएटिव काम हैं। क्या रोजमर्रा के बोरिंग कामों में, जैसे बर्तन धोना या घर साफ करना, इसमें भी फ्लो मिल सकता है? बिल्कुल, इसे माइक्रो फ्लो कहते हैं। माइक्रो फ्लो? जी, बिल गेट्स हर रात बर्तन धोते हैं और कहते हैं कि वो इस काम को एंजॉय करते हैं। ये उन्हें रिलैक्स करता है। सही। एक छोटे से मामूली काम में भी अपने लिए एक छोटा सा चैलेंज या तरतीब यानी ऑर्डर बनाकर उसे दिलचस्प बनाया जा सकता है। मतलब बर्तन धोने का भी एक तरीका हो सकता है। जरूर। पहले प्लेट्स, फिर चम्मच। उस मामूली काम को एक रिचुअल बनाकर उसमें सुकून हासिल किया जा सकता है। लेकिन क्या इसका एक खतरा ये नहीं कि हम छोटे छोटे कामों में माइक्रो फ्लो ढूंढकर बड़े अहम और मुश्किल मकासदों से भागने लगे? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। जैसे बर्तन धो लेना तो ठीक है, लेकिन वो जरूरी रिपोर्ट लिखने से ताल मटोल करना। नहीं, माइक्रो फ्लो का मकसद प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। इसका मकसद फोकस करने की मसल को ट्रेन करना है। जिस तरह जिम में आप छोटे वेट से शुरू करते हैं, उसी तरह माइक्रो फ्लो आपको सिखाता है कि छोटे कामों में 100% तवज्जो कैसे दी जाए। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस है? जी, यही प्रैक्टिस आपको बड़े अहम कामों में फ्लो हासिल करने में मदद देगी। ये एक आदत है। तो इस सारी गुफ्तगू से जो तस्वीर बनती है वो ये है कि एक पुरमानी जिंदगी का राज दो चीजों में छुपा है। पहला, अपने जीने की वजह, अपने इकिगाई को पहचानना। जी। और दूसरा, उस वजह से जुड़े कामों में फ्लो की हालत तक पहुंचना, जहां काम काम नहीं रहता, इबादत बन जाता है। सही। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों आइडियाज, लोगोथेरेपी, मरिता थेरेपी और फ्लो, एक दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये कैसे? देखें, लोगोथेरेपी आपको क्यों देती है, एक डायरेक्शन देती है। ओके। लेकिन उस डायरेक्शन में चलते हुए जो मुश्किलात आती हैं, उनसे निपटने का तरीका मुरीता थेरेपी सिखाती है। और फ्लो वो इंजन है जो उस सफ़र को ही इतना लुत्फानंदोज बना देता है कि मंजिल की परवाह नहीं रहती।
मतलब ये तीनों मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल, इन तीनों के बगैर सिस्टम अधूरा रह जाता है। और इसका मतलब ये है कि खुशी मंजिल हासिल करने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। खुशतरीन लोग वो हैं जो अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त फ्लो की हालत में गुजारते हैं। ये एक आदत है। सही। रिचुअल्स ओवर गोल्स। अपने रोजाना के मामूल को इस तरह अंजाम दें कि आप उनसे लुत्फ उठा सकें। नतीजा खुद ब खुद बेहतर होगा। जब आप सफर से लुत्फानंदोज होते हैं तो मंजिल की फिक्र रहती ही नहीं। आप हर लम्हे में पूरी तरह मौजूद होते हैं और शायद यही खुशहाल जिंदगी का राज है। तो चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिंदगी में वो कौन से काम हैं जिन्हें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं रहता? उन सब कामों में ऐसी क्या खास बात है जो उन सब में कॉमन है? हो सकता है असल जवाब और इकिगाई इन्हीं कामों के अंदर कहीं छुपा हो। चलिए आज की गुफ्तगू उन लोगों से शुरू करते हैं जिन्हें सुपर सेंटेनेरियंस कहा जाता है। मतलब ये वो लोग हैं जो 110 साल या उससे भी ज्यादा जीते हैं। ये कोई आप समझें साइंस फिक्शन के कैरेक्टर्स नहीं हैं। ये बिल्कुल हकीकी इंसान हैं। और इनकी तादाद दुनिया में बहुत ही कम है, शायद 400 450 के करीब। बिल्कुल, लेकिन सवाल फिर वही है कि इनकी इतनी लंबी और भरपूर जिंदगी का राज क्या है? और जब आप इस राज को तलाश करते हैं तो एक बहुत ही अजीब चीज सामने आती है। हर सुपर सेंटिनेरियन की कहानी, उनका मशवरा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अच्छा, जैसे कि? मिसाल के तौर पर जापान की मिसाओ ओकावा, जो 117 साल तक जिंदा रहीं। उनका फलसफा बहुत ही सादा सा था। खाओ और सो जाओ और तुम लंबी जिंदगी जियोगे। रिलैक्स करना सीखना जरूरी है। बस इतना? खाओ और सो जाओ? हाँ, उनकी रूटीन में सुशी खाना और पूरी नींद लेना शामिल था। ये तो एक बाकरी। लेकिन फिर हम देखते हैं एक्वाडोर की मारिया कापोविला को। वो 116 साल की थी और उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी जिंदगी कभी गोश्त नहीं खाया। बिल्कुल। एक तरफ सुशी है, दूसरी तरफ मुकम्मल वेजिटेरियनिज्म। ये तो बिल्कुल उल्टी बातें हैं। तो फिर कॉमन लिंक क्या है? एग्जैक्टली, यही तो पजल है। और इसमें आप फ्रांस की जीन कैलमेंट को भी शामिल कर लें। तारीख की सबसे लंबी उम्र पाने वाली तस्दीकशुदा खातून है वो, 122 साल। 122 साल, कमाल है। उनका नजरिया था सब ठीक है, बस उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का था। 120 साल की उम्र में उनसे पूछा गया तो कहने लगी, मुझे दिखता बुरा है, सुनाई बुरा देता है और महसूस बुरा होता है, लेकिन सब ठीक है। वाह, 122 साल की उम्र में ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर, शायद असल राज यही हो। लेकिन फिर अमेरिका के वॉल्टर ब्रूनिंग आते हैं, 114 साल। उन्होंने एक और ही एंगल दे दिया। सही। उनका कहना था, अपने दिमाग और जिस्म को मसरूफ रखो तो तुम यहाँ लंबे अरसे तक रहोगे। वो रोजाना वर्जिश करते थे और दूसरों की मदद करना उनकी आदत थी। उनके लिए मौत का खौफ भी नहीं था। तो अब हमारे पास क्या है? सुशी, वेजिटेरियनिज्म, बेफिक्री, मसरूफियत। हाँ, सब अलग अलग चीजें हैं। इन सब अलग अलग टुकड़ों में एक धागा है जो इन सब कहानियों को जोड़ता है। ये लोग अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज के लिए सुबह उठते थे। उनके पास एक वजह थी, एक मकसद था। अच्छा। इसी को जापानीज कल्चर में इकिगाई कहते हैं, मतलब जीने की वजह। इकिगाई। और ये इकिगाई सिर्फ लंबी उम्र पाने वालों तक महदूद नहीं है। हमने देखा है कि कई आर्टिस्ट्स ने साबित किया है कि जब आपके पास एक पैशन हो तो रिटायरमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, जैसे मशहूर जापानीज आर्टिस्ट होकुसाई। उन्होंने कहा था कि 70 साल से पहले उनका किया गया सारा काम गिनने के लायक ही नहीं है। सही। उन्हें लगता था कि वो 100 साल की उम्र में एक बेहतरीन दर्जे तक पहुंचेंगे। वो आखिरी दम तक सीखना चाहते थे। इसी तरह मांगा के बानी ओसामू तेजुका, उनके आखिरी अल्फाज थे, प्लीज मुझे बस काम करने दो। इससे पता चलता है कि इकिगाई आपको आखिरी सांस तक जिंदा रखता है। ये वो आग है जो बुझती नहीं। तो अब सवाल ये है कि अगर इकिगाई इतना जरूरी है तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें दुनिया के एक ऐसी जगह जाना होगा जहां इकिगाई हवा में है। और वो जगह है जापान का शहर ओकिनावा। बिल्कुल। और ओकिनावा के अंदर भी एक छोटा सा गांव है, ओगिमी, जिसे विलेज ऑफ लॉन्जिविटी कहते हैं, यानी लंबी उम्र वालों का गांव। सही। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वहां के लोग हमें इस इकिगाई के बारे में क्या सिखाते हैं।
जब आप ओकिगामी पहुंचते हैं तो पहला एहसास ये होता है कि वक्त जैसे थम सा गया है। शहरों की भागदौड़ नहीं है, लोग मुस्कुराते हुए मिलते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज जो आप महसूस करते हैं वो है कम्युनिटी का गहरा एहसास। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और इस जुड़ाव की बुनियाद एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर है, जिसे मुआए कहते हैं। मुआए? ये लफ्ज सुनने में नया लगता है। ये असल में है क्या? कोई कमिटी या क्लब जैसा कुछ? ये क्लब से बहुत ज्यादा है। मुआए लोगों के छोटे छोटे सोशल सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो बचपन में बन जाते हैं और पूरी जिंदगी साथ चलते हैं। पूरी जिंदगी? हाँ, ये एक दूसरे की ना सिर्फ जज्बाती बल्कि माली तौर पर भी मदद करते हैं। अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो ग्रुप के लोग मिलकर उसकी मदद करते हैं। अच्छा। अगर कोई बीमार है तो पूरा ग्रुप उसकी देखभाल करता है। ये दोस्तों से बढ़कर आप कह सकते हैं एक दूसरा खानदान है जो आप खुद चुनते हैं। यानी ये एक किस्म का सोशल सेफ्टी नेट है जो आप पूरी जिंदगी अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो अक्सर लोग शहरों में अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। हाँ, वहाँ ये मुआए इस अकेलेपन का इलाज है। सही। और ये सिर्फ नजरियाती बात नहीं है, इस फलसफे की जिंदा मिसाल वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है। वहाँ एक 88 साला खातून यूकी का जिक्र मिलता है जो अभी भी कार चलाती हैं। 88 साल की उम्र में? हाँ, उनसे जब पूछा गया आपकी लंबी जिंदगी का राज क्या है, अच्छी ग़िज़ा, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, लंबी जिंदगी का राज खाना नहीं बल्कि मुस्कुराना और दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारना है। वाओ! मतलब सोशल लाइफ सबसे अहम है उनके लिए। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ओगमी में कोई फैंसी रेस्टोरेंट्स या बार्स नहीं है, लेकिन उनकी सोशल लाइफ कम्युनिटी सेंटर्स के गिर्द घूमती है। वहाँ एक बर्थडे पार्टी का जिक्र है जहाँ सबसे नौजवान शख्स 83 साल का था। सच्ची? इमेजिन करें, 99 साल की एक खातून अपनी केक की कैंडल्स बुझा रही हैं और उनके 80s और 90s के दोस्त उनके लिए हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं। ये छोटी छोटी खुशियां ही उनकी जिंदगी का मरकज है। और इसी माहौल से, इसी कम्युनिटी के एहसास से कुछ बुनियादी असूल निकलकर सामने आते हैं। अच्छा? जो वहाँ के बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी से सीखे हैं। वहाँ के लोगों से बात करके 5 अहम नुकात उभर कर आए हैं। ओके, तो पहला असूल है फिक्र मत करो, डोंट वरी। हाँ, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन हमारी मॉडर्न बिजी जिंदगी में शायद सबसे मुश्किल काम यही है। हर वक्त डेडलाइंस का स्ट्रेस, मुस्तकबिल की फिक्र। बिल्कुल। वहाँ के लोग इसे इकिगाई का अहम हिस्सा क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके लिए फिक्र ना करना एक पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। उनका कहना है लोगों से मुस्कुराकर मिलो, अपने दिल को जवान रखो। अच्छा? उनकी एक आदत है कि वो रोज सुबह सड़क पर निकलकर हर आने जाने वाले को हेलो कहते हैं। ओह! इस छोटे से अमल से एक कनेक्शन बनता है, एंग्जाइटी कम होती है और आप लोगों से जुड़े रहते हैं। फिक्र तब कम होती है जब आपको पता हो कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी कम्युनिटी आपके साथ है। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। दूसरा असूल है अच्छी आदतें अपनाओ, कल्टिवेट गुड हैबिट्स। इसका क्या मतलब है वहाँ? वहाँ इसका मतलब है सुबह जल्दी उठना, अपने बाग में काम करना और अपने हाथों को मसरूफ रखना। उनका एक मकौला है, बुढ़ापे में तेज तरह रहने का राज आपकी उंगलियों में है, उंगलियों से दिमाग तक और वापस। उनका मानना है कि अगर आप अपनी उंगलियों को मसरूफ रखते हैं, चाहे बागबानी में, बुनाई में या किसी और काम में, तो आप 100 साल तक जिएंगे। ये छोटी छोटी वर्जिशें उनके जिस्म और दिमाग दोनों को एक्टिव रखती हैं। तीसरी बात, और शायद सबसे अहम, दोस्ती रोज निभाओ, नर्चर फ्रेंडशिप्स एवरी डे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक बुजुर्ग ने कहा, अपने दोस्तों से मिलना मेरा सबसे अहम इकिगाई है। इसका मतलब यह है कि उनके लिए दोस्ती कोई इवेंट नहीं है जिसे शेड्यूल करना पड़े। बिल्कुल, उनके लिए ये जिंदगी का फैब्रिक है। सही। रोजाना अपने प्यारों से बात करना लंबी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। ये छोटी सी गुफ्तगू, ये चाय का कप, ये गेट बॉल का एक गेम, यही असल में इकिगाई है। मतलब ये आपको महसूस कराता है कि आपकी जिंदगी में लोगों की अहमियत है और उनकी जिंदगी में आपकी। चौथा असूल है इत्मीनान से जिंदगी गुजारो, लिव एन अनहरीड लाइफ। इसका मतलब सुस्ती तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो लोग बहुत एक्टिव हैं। तो फिर इस अनहरीड लाइफ का क्या मतलब है? इसका मतलब है जल्दबाजी न करना।
एक वक्त में एक काम पर फोकस करना बिना परेशान हुए। अच्छा। वहाँ के लोग खुद से कहते हैं स्लो डाउन और रिलैक्स। शहरी जिंदगी में हम मल्टीटास्किंग को एक खूबी समझते हैं, लेकिन वो इसे स्ट्रेस का जरिया मानते हैं। सही है। उनके लिए हर काम को इत्मीनान और तवज्जो से करना जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाता है और उम्र लंबी करता है। और आखिरी 5वां असूल, पुरउम्मीद रहो, बी ऑप्टिमिस्टिक। एक 98 साला खातून ने कहा, मैं खुद को अभी भी जवान समझती हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। ये एटीट्यूड कहाँ से आता है? ये उनकी रोजाना की प्रैक्टिस से आता है। हर दिन ये सोचना कि आज का दिन सेहत और एनर्जी से भरपूर होगा। और सबसे जरूरी, हंसना। उनके मुताबिक लाफ्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सही। जब आप दोस्तों से घिरे हों, कम्युनिटी का साथ हो और आपके पास जीने का एक मकसद हो, तो पुरुम्मीद रहना आसान हो जाता है। इतना पॉजिटिव माइंडसेट, इतनी एक्टिव सोशल लाइफ, इसका असर उनके खाने पीने पर भी तो पड़ता होगा ना? जरूर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सब सिर्फ माइंडसेट की बात हो। उनकी डाइट में जरूर कोई खास बात होगी। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हैं। उनका लाइफस्टाइल और उनकी डाइट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा है और ओकिनावा उसमें भी सबसे आगे है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह उनकी डाइट है। बिल्कुल। मुझे इस डाइट में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो थी वैरायटी। वहां के सेंटेनेरियंस यानी 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग लगभग 206 मुख्तलिफ किस्म की चीजें खाते हैं। 206? हाँ, 206। ये तो हमारे सुपरमार्केट के पूरे प्रोड्यूस सेक्शन से ज्यादा है। रोजाना की बुनियाद पर वो 18 अलग अलग चीजें अपनी डाइट में शामिल करते हैं। और इस वैरायटी के पीछे एक साइंस है। जब आप मुख्तलिफ किस्म के फल, सब्जियां और अनाज खाते हैं तो आपके पेट में मौजूद गट माइक्रोबायोम यानी फायदेमंद बैक्टीरिया को मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा मिलती है। ये डाइवर्सिटी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और बीमारियों से बचाती है। दूसरा उसूल उनका रेनबो डाइट है। रोजाना कम से कम 5 से 7 किस्म के फल और सब्जियां। उनका फलसफा है कि प्लेट में रंग नजर आने चाहिए, जैसे लाल मिर्च, गाजर, पालक, बैंगन, शकरकंदी। सही। अनाज, खास तौर पर चावल, उनकी ग़िज़ा की बुनियाद है। लेकिन सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि वो आम जापानीज आबादी से 1/3 चीनी, 1/3 और लगभग आधा नमक इस्तेमाल करते हैं। उनकी डाइट में नेचुरल स्वीटनेस और उमामी फ्लेवर होता है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा चीनी या नमक की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अच्छा। लेकिन उनकी डाइट का सबसे मशहूर असूल कुछ और है। हरा हचीबू 80% का असूल। सही। ये सुनने में तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत मुश्किल होगा। हम तो अक्सर तब तक खाते हैं जब तक बिल्कुल पेट ना भर जाए। इस छोटी सी आदत का इतना बड़ा साइंस बैक्ड इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? इसके पीछे एक बहुत गहरा बायोलॉजिकल रीजन है। हरा हाचीबू का मतलब है जब आपको लगे कि पेट भरने वाला है लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है तो बस खाना बंद कर दें। अच्छा। इस सिंपल से असूल के 2 फायदे हैं। पहला, कम कैलोरीज लेने से आपके जिस्म पर बोझ कम पड़ता है और डाइजेशन में एनर्जी कम खर्च होती है। और दूसरा फायदा साइंटिफिक लेवल पर है। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन से जिस्म में IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोटीन का लेवल कम होता है। ओके। ये प्रोटीन हमारे जिस्म में सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, लेकिन इसकी ज्यादती उम्र बढ़ने के प्रोसेस यानी एजिंग को तेज कर देती है। अच्छा, तो ये एजिंग को स्लो करता है? हाँ, स्टडीज ने साबित किया है कि IGF-1 का लेवल कम रखना लंबी उम्र से जुड़ा हुआ है। हरा हचीबू ये काम कुदरती तौर पर करता है। तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं, इसके पीछे अहम साइंस है। बिल्कुल। इसका मतलब उनकी डाइट में कुछ सुपरफूड्स भी जरूर होंगे। वहाँ 15 ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, जैसे टोफू, मीसो, कुम्बू। हाँ, सी केल्प और गोया यानी करेला। सही। लेकिन 2 चीजें खास तवज्जो के लायक हैं। पहली है सैन पिंचा। ये ग्रीन टी और जैस्मिन के फूलों का एक खास मिक्सचर है। ओकिनावन्स रोजाना एवरेज 3 कप पीते हैं। ये सिर्फ एक मशरूब नहीं, उनके सोशल रिचुअल का हिस्सा है। दोस्तों के साथ बैठकर सैनपिंचा पीना उनकी आदत है। अच्छा, इसके फवायद क्या हैं? रिसर्च के मुताबिक ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करता है,
इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और स्ट्रेस से निजात दिलाता है। और दूसरी चीज है शिकुवासा। ये ओकिनावा का एक खास सिट्रस फ्रूट है, नींबू जैसा। सही। इसमें नोबैलेटिन नाम का एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, संतरों के मुकाबले में 40 गुना ज्यादा। 40 गुना? हाँ, ये कैंसर, डायबिटीज और मोटापे से बचाने में मददगार साबित हुआ है। वो इसका रस हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। तो ओगीमे की कहानी से ये साफ है कि लंबी उम्र का राज किसी जादुई गोली या सिर्फ डाइट में नहीं है। ये एक पूरा लाइफस्टाइल है, एक मुकम्मल निजाम है। कम्युनिटी का साथ। हाँ, रोजमर्रा की मसरूफियात, दोस्तों के साथ हंसना और एक मकसद, एक इकाई का होना, ये सब चीजें मिलकर वो माहौल बनाती हैं जहां इंसान ना सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि फलता फूलता है। और वो इकिगाई कोई बहुत बड़ी चीज होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। भाई ये बताते हैं कि किसी के लिए अपने पोते पोतियों के साथ खेलना इकिगाई है, तो किसी के लिए अपने गार्डन में सब्जियां उगाना। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी को मायने देती हैं। हरा हचीबू का सिंपल सा असूल हो या रोज दोस्तों से बात करना, ये सब मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो ना सिर्फ लंबी होती है बल्कि खुशगवार और पुरसुकून भी। बिल्कुल। और शायद इस सारी बहस का निचोड़ ओगीमी में एक पत्थर पर लिखी हुई एक इबारत है। वो इस गांव के फलसफे को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। उस पर क्या लिखा है? उस पर लिखा है, 80 साल की उम्र में मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। जब मैं 90 का होकर तुमसे मिलने आऊं तो मुझे 100 का होने तक इंतजार करने के लिए भेज देना। हम जितने बूढ़े होते हैं उतने ही मजबूत। बुढ़ापे में अपने बच्चों पर ज्यादा इन्हिसार न करें। अगर आप लंबी उम्र और सेहत चाहते हैं तो हमारे गांव में आपका खुशामदीद है। ये तो उम्र के बारे में पूरा नजरिया ही बदल देती है। हम उम्र को कमजोरी से जोड़ते हैं और वो उसे मजबूती से जोड़ रहे हैं। शायद यही वो आखिरी ख्याल है जिस पर गौर करना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में साल कैसे जोड़ सकते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने सालों में जिंदगी कैसे जोड़ सकते हैं। और ओगीमी के लोग शायद इसी सवाल का जवाब हर रोज जीते। अब तक हमने इकिगाई के फलसफे में ज़हनी और रूहानी पहलुओं को काफी गहराई से देखा है। जी। मकसद की तलाश, फ्लो की हालत और वो कौन सी चीजें हैं जो जिंदगी को मानी देती हैं। जी। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। एक लंबी और खुशगवार जिंदगी का राज सिर्फ हमारे ख्यालात में नहीं बल्कि इस बात में भी पोशीदा है कि हम अपने जिस्म के साथ कैसा सलूक करते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक माइंडसेट का खेल नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर ब्लू जोन्स की रिसर्च से एक बहुत हैरानकुन बात सामने आती है। अच्छा। सबसे सेहतमंद और लंबी जिंदगी वो लोग नहीं जीते जो रोज घंटों जिम में पसीना बहाते हैं या मैराथन्स दौड़ते हैं, बल्कि वो जीते हैं जो सबसे ज्यादा हरकत करते हैं। हरकत करते हैं? जी। ये इंटेंस एक्सरसाइज और मुसलसल हल्की फुल्की मूवमेंट के दरमियान एक बहुत बुनियादी फर्क है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबी उम्र के लिए 6 पैक एब्स या भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री के बिल्कुल उलट बात है। आइए इस पर मजीद बात करते हैं क्योंकि ये ख्याल ही बहुत सुकूनदेह है। हरकत में बरकत। इस सिलसिले में जापान के ओगीमी गांव के बुजुर्गों की मिसाल बहुत दिलचस्प है। जी बहुत। वहाँ 80, 90, हत्ता के 100 साल के लोग भी जिम नहीं जाते, लेकिन उनकी जिंदगी हरकत से भरपूर है। सुबह उठकर अपने बाग में काम करना, पैदल चलकर दोस्तों से मिलने जाना, कम्युनिटी के कामों में हिस्सा लेना। हाँ, ये सब उनके रोजमर्रा का हिस्सा है। कोई अलग से वर्कआउट सेशन नहीं। जी, और इस लाइफस्टाइल के पीछे गहरी साइंस है। हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ी देर बैठने से क्या होता है। हाँ, आमतौर पर यही सोचा जाता है। लेकिन रिसर्च बताती है कि सिर्फ 30 मिनट तक मुसलसल बैठे रहने से हमारा मेटाबॉलिज्म 90% तक सुस्त हो जाता है। 90%? जी, 90%। वो एंजाइम्स जो हमारी शरियानों से नुकसानदेह फैट को निकाल कर पट्ठों तक ले जाते हैं, वो भी काम करना कम कर देते हैं। अच्छा। और अगर आप 2 घंटे मुसलसल बैठे रहें तो आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो 20% तक गिर जाता है। ये तो बहुत अलार्मिंग है, खास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए जिनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा डेस्क और कंप्यूटर के सामने गुजरता है। जी। हम तो दिन में 8-8 घंटे बैठे रहते हैं। तो इस बैठने की बीमारी का इलाज क्या है? क्या हमें हर घंटे में 10 पुशअप्स करने चाहिए? इलाज इससे कहीं ज्यादा आसान है। एक एक्सपर्ट है गैविन ब्रैडली, वो कहते हैं आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ 5 मिनट के लिए खड़े हो जाना भी आपके जिस्म के सिस्टम को दोबारा चला देता है। सिर्फ 5 मिनट। जी, और इस सिलसिले में मशरिक़ की कदीम रिवायात जैसे योगा, ताई ची और चीगोंग हमें बेहतरीन रास्ते दिखाती हैं। ये सब जिस्म को जोर दिए बगैर उसे हरकत में रखती हैं। और इन्हीं रिवायत में से एक जापान की रेडियो टाइसो का जिक्र सोर्सेज में बार बार आता है। हाँ, रेडियो टाइसो। ये नाम सुनने में तो किसी पुराने रेडियो शो जैसा लगता है। ये है क्या चीज असल में? ये एक इंतहाई सादा 5 से 10 मिनट की सुबह की वर्जिश है। ये जापान में दूसरी जंग अजीम से भी पहले शुरू हुई थी। अच्छा। इसका असल मकसद लोगों में कम्युनिटी और इत्तेहाद का एहसास पैदा करना था। कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए? जी, इसलिए ये हमेशा ग्रुप्स में की जाती है, स्कूलों में क्लास से पहले, कंपनियों में काम शुरू करने से पहले। इसका फोकस जोड़ों को हरकत देना यानी जॉइंट मोबिलिटी और डायनामिक स्ट्रेचिंग पर होता है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल हरकत नहीं है। इसकी सबसे मशहूर हरकत जो बताई गई है वो सिर्फ अपने हाथों को सर के ऊपर उठाकर गोल घुमाना है। जी, ये इतनी बुनियादी हरकत है, लेकिन अब जब मैं सोच रहा हूँ तो हम अपनी पूरी दिनचर्या में शायद ही कभी अपने हाथ अपने कानों से ऊपर ले जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। सब कुछ हमारी आंखों के लेवल पर या नीचे होता है, कीबोर्ड, फोन, प्लेट। तो असल मसला जिम न जाना नहीं, बल्कि ये है कि हमारी जिंदगी से बुनियादी इंसानी हरकतें ही गायब हो गई हैं। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। हम अपने जिस्म की बुनियादी ज़रूरत को फरामोश कर चुके हैं। हमारे आबाओ अजदाद दरख्तों से फल तोड़ने, ऊंची चीज़ें उठाने, दिन में कई बार अपने हाथ और जिस्म को पूरी रेंज में इस्तेमाल करते थे। हाँ, ये तो है। रेडियो ताइसो जैसी वर्जिशें उन्हीं कुदरती हरकतों को हमारी ज़िंदगी में वापस लाती हैं। एक तरह से जिस्म को याद दिलाती हैं कि उसे किस लिए बनाया गया है। ज़हन और जिस्म का तवाज़ुन। ठीक है, तो जिस्मानी हरकत का मामला तो समझ में आ गया, लेकिन जिस्म तो तभी ठीक काम करेगा जब ज़हन मजबूत हो। बिल्कुल। यहाँ पर रिजिलियंस यानी ज़हनी लचक का कंसेप्ट आता है। एक मशहूर जापानी कहावत है, नाना कोरोबी या ओकी। 7 बार गिरो 8 बार उठो। हाँ, 7 बार गिरो 8 बार उठो। रेजिलियंस का मतलब सिर्फ मुश्किलात को बर्दाश्त करना नहीं है। इसका असल मतलब है हर चोट, हर नाकामी से कुछ सीखकर पहले से बेहतर होकर आगे बढ़ना। ठीक। इसके लिए 2 अजीम फलसफे, बुद्धिज्म और स्टोइज्म, हमें बहुत गहरी हिकमत देते हैं। दोनों यही सिखाते हैं कि जिंदगी की खुशियों और आयाशों से लुत्फ जरूर उठाओ, लेकिन उनके गुलाम मत बनो, उनसे अटैच न हो। जी, असल कामयाबी मनफी जज्बात जैसे गुस्सा, हसद, खौफ, इनको काबू में रखना है, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें अंदर से कमजोर करती हैं। इस सिलसिले में स्टोइक्स की नेगेटिव विजुअलाइजेशन की टेक्निक का जिक्र है, यानी ये सोचना कि बदतरीन क्या हो सकता है। 1 मिनट, ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। हाँ, लगता है। हमारी जिंदगी में पहले ही इतना स्ट्रेस और एंजाइटी है, अब क्या हम जानबूझकर बुरा सोचें? इससे तो बेचैनी और बढ़ जाएगी, नहीं? ये सवाल बहुत अहम है और अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं। देखें, इसका मकसद परेशान होना नहीं है, तो क्या है? बल्कि तैयार रहना और शुक्रगुजार होना। मिसाल के तौर पर सेनेका, जो कदीम रोम के अमीर तरीन अफराद में से थे, वो हर रात सोने से पहले कुछ लम्हों के लिए तसव्वुर करते थे कि उनकी सारी दौलत, उनके महल, सब कुछ उनसे छिन गया है। अच्छा। इससे क्या होता था? जब वो सुबह उठते थे तो वो उन चीज़ों के लिए शिद्दत से शुक्र अदा करते थे जो उनके पास थीं। राइट। और इसके अलावा वो ज़हनी तौर पर हर मुश्किल के लिए तैयार रहते थे। ये अपने आप को एक इमोशनल आर्मर पहनाने जैसा है। मतलब ये अपने कंफर्ट जोन को जानबूझकर चैलेंज करना हुआ, ताकि जब असल मुश्किल आए तो आप पहले से उसके लिए तैयार हों। बिल्कुल, ये एक किस्म की ज़हनी ट्रेनिंग है। ठीक। और इसी ज़हनी मजबूती के साथ 2 और खूबसूरत जापानी तस्वुरात जुड़े हैं, वाबी साबी और इचिगो इचिए। वाबी साबी। वाबी साबी हमें नामुकम्मल, फ़ानी और गैर मुस्तकिल चीज़ों में खूबसूरती देखना सिखाता है। जैसे? मिसाल के तौर पर एक हाथ से बनी हुई मिट्टी की प्याली जो बिल्कुल परफेक्ट गोल ना हो, या एक पुरानी लकड़ी की दीवार जिस पर वक्त के निशान हो, ये उन चीज़ों के हुस्न को उजागर करता है जिनमें एक कहानी होती है। ये ख्याल तो हमारे आज के सोशल मीडिया कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। जहां हर कोई परफेक्ट तस्वीर, परफेक्ट जिंदगी, परफेक्ट चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर मुझे अपने घर में पड़ी वो पुरानी कुर्सी याद आ गई जिस पर निशान है,
लेकिन वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो शायद वही वाबी साबी है। शायद वही है। बिल्कुल यही है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इचिगो इचिए, इचिगो इचिए। जिसका लफ्जी मतलब है ये एक लम्हा, ये एक मुलाकात। इसका मतलब है कि हर लम्हा, हर मुलाकात, हर गुफ्तगू अपनी जगह मुनफरिद है और इसे दोबारा उसी तरह नहीं जिया जा सकता। ये हमें माजी के पछतावों और मुस्तकबिल की फिक्र से निकालकर हाल में जीना सिखाता है। प्रेजेंट मोमेंट में। जी। जब आप किसी से इस सोच के साथ मिलते हैं कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, तो आप उस लम्हे को पूरी तवज्जो और एहतराम देते हैं। तो इस पूरी बहस का खुलासा ये है कि ज़हनी सुकून इस बात में है कि हम दुनिया को वैसा कबूल करें जैसी वो है, नामुकम्मल, गैर यकीनी, जी। ना कि उसे वैसा बनाने की कोशिश में उलझते रहें जैसा हम चाहते हैं। ये मतलब कंट्रोल छोड़ने का फलसफा है। जी। और ये कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि असल ताकत है। कैसे? जब हम उन चीज़ों से परेशान होना छोड़ देते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं, तो हमारी सारी ज़हनी तवानाई उन चीज़ों पर लगती है जिन्हें हम वाकई बदल सकते हैं। एंटी फ्रेजाइल बनने का फन। ठीक है, तो मुश्किलात को बर्दाश्त करना यानी रेजिलियंस तो समझ में आ गया, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कोई झटका, कोई नुकसान, कोई क्राइसिस आपको पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दे? ये सुनने में तो बिल्कुल गैर मंतिकी लगता है, लेकिन किताब में इसके लिए एक नया लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, एंटी फ्रेजाइल, या नाजुक, जैसे शीशे का ग्लास जिसे झटका लगे तो टूट जाता है। ठीक। दूसरी होती है रेजिलिएंट या लचकदार, जैसे प्लास्टिक की बॉल, जिसे दबाएं तो वो वापस अपनी शक्ल में आ जाती है। राइट। लेकिन तीसरी किस्म एंटी फ्रैजाइल है। ये वो चीज़ है जो झटके, केओस या स्ट्रेस से कमज़ोर होने के बजाय मज़ीद बेहतर और मजबूत हो जाती है। इसकी कोई मिसाल? ये थोड़ा सा मतलब एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमारे अपने जिस्म के मसल्स हैं। अच्छा। जब आप वजन उठाते हैं तो आप दरअसल अपने मसल फाइबर्स को छोटे छोटे झटके देकर तोड़ते हैं। जिस्म जब उन्हें रिपेयर करता है तो वो उन्हें पहले से ज्यादा मोटा और मजबूत बना देता है। इस तरह स्ट्रेस ने मसल्स को कमजोर नहीं किया बल्कि बेहतर बना दिया। यही एंटी फ्रेजिलिटी है। ठीक है। इसी तरह हम अपने इम्यून सिस्टम को देखें, जब उसे छोटे छोटे जर्म्स का सामना करना पड़ता है तो वो उनसे लड़ना सीखकर मजबूत हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ मामला सिर्फ बचाव या बहाली से आगे का है। ये तो बिल्कुल नई चीज़ है। तो फिर इस फलसफे को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने करियर में या अपने फिनेंसेस में कैसे लागू किया जा सकता है? इसके लिए 3 अमली इक़दामात बताए गए हैं। पहला, अपनी जिंदगी में रिडंडेंसीज पैदा करें। रिडंडेंसीज? जी, इसका मतलब है कि अपने तमाम अंडे एक टोकरी में ना रखें। सिर्फ एक आमदनी के जरिए पर इन्हिसार ना करें। अपने किसी शौक से कुछ कमाने की कोशिश करें या कोई छोटा सा साइड बिजनेस शुरू करें। इसी तरह सिर्फ 1 या 2 करीबी दोस्तों पर डिपेंड ना करें, अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं। बैकअप प्लान्स एक तरह से। जी, ये बैकअप प्लान्स आपको किसी भी एक जगह से मिलने वाले झटके से महफूज रखते हैं। और दूसरा कदम? दूसरा है छोटे हिसाबशुदा खतरात लें। इसे बारबेल स्ट्रेटजी भी कहते हैं। बारबेल स्ट्रेटजी? अपनी 90% बचत या सरमायाकारी को बहुत महफूज जगहों पर रखें जहां नुकसान का इम्कान ना हो, लेकिन बाकी 10% को ऐसी जगहों पर लगाएं जहां नुकसान तो महदूद हो लेकिन फायदा लामहदूद हो सकता है। जैसे किसी नए स्टार्टअप में सरमायाकारी करना? बिल्कुल। अगर वो फेल हो गया तो आपका नुकसान सिर्फ 10% होगा, लेकिन अगर वो कामयाब हो गया तो फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। ये छोटे छोटे तजुर्बे आपके लिए नए दरवाजे खोलते हैं। और तीसरा, जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, वो ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ नया शामिल करने के बजाय उन चीजों को निकाल दें जो आपको कमजोर करती हैं। बिल्कुल। इसे विया नेगेटिवा कहते हैं, यानी मनफी रास्ता। विया नेगेटिवा। हम अक्सर सोचते हैं कि बेहतर बनने के लिए हमें और किताबें पढ़नी हैं, और कोर्सेज करने हैं, और आदतें अपनानी हैं। लेकिन तालिब कहते हैं कि बेहतरी का सबसे तेज रास्ता उन चीज़ों से छुटकारा हासिल करना है जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। जैसे गैर सेहतमंद खाना, जहरीले रिश्ते या वो आदतें जो आपका वक्त और तवानाई ज़ाया करती हैं। सब्सट्रैक्शन, नॉट एडिशन। एग्जैक्टली। एडिशन से बेहतर सब्सट्रैक्शन होता है। इससे जिंदगी में फौरन क्लैरिटी आती है। जिंदगी का खुलासा। तो अगर इन सब नुक्तों को जोड़ा जाए, जिस्मानी हरकत, जहनी लचक, हाल में जीना और झटकों से मजबूत होने का फन,
जी। तो ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हमें ना सिर्फ लंबी उम्र देता है बल्कि उस उम्र को बामानी और खुशगवार भी बनाता है। जी हाँ। और आखिर में ये किताब ओगिमी के बुजुर्गों की हिकमत को 10 उसूलों में जमा करती है जो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। इन 10 उसूलों में से कुछ तो बहुत सीधे साधे हैं, जैसे मुस्कुराएं या अच्छे दोस्तों के साथ रहें। लेकिन 2 बातें मुझे बहुत अजीब लगीं। एक, आहिस्ता चले, और दूसरा, पेट पूरा ना भरे। हमारी पूरी कल्चर तो हसल, डू मोर और गेट मोर पर चलती है। क्या लंबी उम्र का राज असल में कम करने में है? ये बहुत गहरा नुक्ता है। हरा हचीबू का उसूल यानी पेट को सिर्फ 80% तक भरना। 80%? जी। ये इस बात की अलामत है कि संयम या मॉडरेशन हर चीज में जरूरी है। हमारा जिस्म कम खाने पर बेहतर काम करता है। उसे एनर्जी प्रोसेस करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक। और आहिस्ता चलें का मतलब है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है। हर वक्त जल्दी में रहना, स्ट्रेस में रहना आपके सिस्टम को अंदर से खोखला कर देता है। सुकून और ठहराव में असल ताकत है। ये उसूल हमें सिखाते हैं कि लंबी और अच्छी जिंदगी का राज ज्यादा में नहीं, बेहतर में है। इन उसूलों में से एक और है, रिटायर ना हो, हमेशा मुतहरिक रहें। हाँ, और इसका मतलब ये नहीं कि आप 70 साल की उम्र में भी ऑफिस जाएं। राइट। इसका मतलब है कि हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज रखें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करे, जो आपकी जिंदगी को मकसद दे। आपका इकिगाई। वो आपका इकिगाई है। चाहे वो बागबानी हो, अपने पोते पोतियों को कुछ सिखाना हो या कम्युनिटी के लिए काम करना हो। जिस दिन आपके पास कोई मकसद नहीं रहता, उस दिन जिस्म और जहन दोनों मुरझाना शुरू हो जाते हैं। और शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि जिंदगी कोई मसला नहीं है जिसे हल करना है। हम अक्सर इसे एक प्रॉब्लम समझकर उसके सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। शायद ये सिर्फ एक सफर है जिसे जीना है। बिल्कुल। बस इस बात को यकीनी बनाएं कि उस सफर में आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो आपको मसरूफ रखे, जिससे आपको मोहब्बत हो और आप उन लोगों से घिरे हों जो आपसे मोहब्बत करते हैं। ठीक। अगर अभी तक किसी को अपना इकिगाई नहीं मिला, तो परेशान ना हो। तो आपका मिशन उसे दरियाफ्त करना है, और वो दरियाफ्त का सफर ही दरहकीकत जिंदगी है।